मेरे प्यारे बच्चों, हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं नेक्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन की। मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? मैक्सवेल ने सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि टाइम वेरिंग फील्ड के कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया, उसकी सारी इक्वेशन को कंबाइन किया, उसने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता है वो एज अ वेव आता है, तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया। मैक्सवेल ने ही सबसे पहले लाइट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक्सप्लेन किया, लाइट की सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से एक्सप्लेन किया, एक प्रॉपर्टी को छोड़ के, जिसे हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहां से ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट फिर आगे आता है। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट कैसे दिए वो हम देखेंगे, सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक और टाइम वेरिंग फील्ड के कॉन्सेप्ट से। पहला कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था, गॉस लॉ। वो गॉस लॉ ही मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन होती है। अगर हम सबसे फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो वो है गॉस लॉ। क्या है? गॉस लॉ। ये गॉस लॉ ही मैक्सवेल की सबसे पहली इक्वेशन है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि total electric flux passing through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge present into the closed surface. ओके, इस इक्वेशन का यूज करके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैक्सवेल का इक्वेशन दिया था, दैट इज दी मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है। ओके, सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आती है? हमको पता है कि अगर गॉस लॉ को मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम एक्सप्लेन करें तो टोटल फ्लक्स पासिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो क्लोज कर्व बनाती है। जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसी क्लोज सरफेस में इंटर करेगी उतनी ही बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उन्हें क्लोज सर्कल बनाना है, क्लोज साइकिल बनाना है। ओके, सो द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। ये मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन बन गया। इसे हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, इसे हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, तो ये है हमारे पास में सेकंड मैक्सवेल का इक्वेशन, है ना। मैक्सवेल की इक्वेशन समझना, याद रखना कोई बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि दो इक्वेशन तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक से ही पता चलता है। ये चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा था कि क्लोज सरफेस में गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स पासिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। ओके, और ये हमने गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा है, तो ये हमको समझ में आया। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहाँ से आता है? फेराडेज लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, की EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पर फाई कौन सा है, तो हम यहाँ पर B लिख देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। Okay, EMF induced across any conductor placed in time varying magnetic field is equal to minus d phi by dt is equal to the rate of change of magnetic flux, magnetic line of force. Okay, so it is EMF. अगर हमको EMF को डिफाइन करना, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिफाइन करें, तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। पर अगर हमको EMF को डिफाइन करना है तो इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ क्लोज पाथ, टू सर्कुलेट अ क्लोज पाथ। तो हम अगर EMF को देखें तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्लोज पाथ। ये सर्कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल इंडिकेट कर रहा है कि हमको क्लोज पाथ पर इंटीग्रेट करना है, तो EMF है। अगर हमने A टू B इंटीग्रेट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर EMF का इक्वेशन हम लिख सकते हैं माइनस डी फाई बी बाई डी टी, दैट इज दी
थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, अब यहाँ पर आप सारा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि मैक्सवेल ने सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया और मैक्सवेल की 4 इक्वेशन दी और चारों इक्वेशन को सॉल्व कर कर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड किया जो कि वेव के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे वेव का इक्वेशन होता है, हमने साउंड वेव का इक्वेशन देखा, हमने वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग का इक्वेशन देखा, ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेव इक्वेशन यहाँ से पता चलता है। ओके, इसे हम आगे, अगर आप आगे जाके इंजीनियरिंग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो 3 इक्वेशन हम समझ चुके हैं, अब हमको चौथा इक्वेशन देखना है, फोर्थ इक्वेशन, जो कि है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन। ओके, इट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है कि क्लोज सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। तो यहाँ पर कंडक्शन करंट भी और डिस्प्लेसमेंट करंट भी। ओके, मैग्नेटोस्टैटिक में या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने देखा था कि एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी क्लोज पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करें इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू इनटू द क्लोज पाथ। उस क्लोज पाथ कितने करंट को उसने कवर कर रखा है, ओके, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दैट करंट। वहाँ पर हम केवल कंडक्शन करंट की बात करते थे क्योंकि वायर के अक्रॉस हम मैग्नेटिक फील्ड, वायर में से करंट फ्लो रहा है, उसके चारों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर रहे थे। पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट की भी बात करना है। किसकी बात करना है? डिस्प्लेसमेंट करंट की भी बात करना है। ये जो एक्सप्लेन किया था, डिस्प्लेसमेंट करंट जो इंटर हुआ था, ये मैक्सवेल ने किया था। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, एम्पियर, ओके, एम्पियर मैक्सवेल्स सर्किटल लॉ। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट किसने एंटर किया था? मैक्सवेल ने एंटर किया था। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ से आया है। ओके, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि अगर हमको मैक्सवेल की चारों इक्वेशन को समझना है तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ, फिर मैग्नेटोस्टैटिक का गॉस लॉ। Okay, Gauss law for magnetostatic that is the conservation of magnetic line of force. It is the total flux passing through any closed surface is equal to 0. Total flux passing, electric flux passing through any closed surface is equal to Q by epsilon naught, but magnetic flux is equal to 0. तो ये दो कॉन्सेप्ट हमको मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक से समझ में आता है। ये थर्ड कॉन्सेप्ट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से समझ में आता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। और फोर्थ जो इक्वेशन है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट भी हमें यूज करना है, तभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि फ्री स्पेस में डिस्प्लेसमेंट करंट भी फ्लो होता है, कंडक्शन करंट तो जीरो होगा। जहाँ कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करेंगे, जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से फ्लो होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ओके, तो वहाँ पे कंडक्शन करंट, पर कोई मीडियम जिसमें ऐसा भी होता है थोड़ा सा वो कंडक्टिंग है, तो वहाँ पे कंडक्शन करंट भी आ जाएगा। ठीक है, पर हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल समझ रहे हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट भी ऐड होता है। इसे हम और अच्छे से लिख सकते हैं, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to mu naught conduction current IC plus displacement current epsilon naught times of d phi e by dt। ओके, ये मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर डी फाई ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो ये चारों इक्वेशन हमको समझ में आता है। अगर हम चारों इक्वेशन को याद रख लेते हैं, चारों इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन दी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए मैक्सवेल की चारों इक्वेशन को किस तरीके से आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, वो हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमको बात करना है किसकी?